हेलो स्टूडेंट्स, अपनों ने 5th चैप्टर कर लिया था। आज अपने करेंगे 6th रासायनिक अभिक्रिया है और उत्प्रेरक। ये भी किसका है? आपका केमिस्ट्री का है, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको रासायनिक अभिक्रिया कुछ समीकरण बताएंगे, उत्प्रेरक कितने प्रकार की होती हैं, ये सबसे पहले इन्होंने कहा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। भौतिक परिवर्तन, कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन को हटाने पर पदार्थ पुनः क्या होता है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। जो पदार्थ अपनी उनको जो भी अपने ने प्रतिक्रिया क्रिया की थी उसको हटाएंगे, जैसे वो अपनी क्या करेगा, प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। उस ऐसे परिवर्तन कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, जो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका संगठन ही बदल जाता है और नए पदार्थ बन जाते हैं। जैसे ही उन पर रिएक्शन करवाएंगे तो उनका वो क्या होता है, वो बदल जाते हैं। जैसे C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। अब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब पढ़ते, हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी थी, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं। जिसके पदार्थ के भौतिक गुण अवस्था तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। रंग में भी हो जाता है जिसके पदार्थ के भौतिक गुण अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वो कौन से होते हैं? भौतिक पदार्थ यानी भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं। मेन रीजन होता है परिवर्तन का कारण हटाने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे यह परिवर्तन जो रीजन था उसको हटाओगे तो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। जैसे देखो जल, जल कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। जैसे ही आप इसको फ्रिज में रखोगे तो क्या हो जाता है, कौन सी अवस्था में? सॉलिड अवस्था में हो जाएगा, यानी सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था में। क्या रूप बन जाता है इसका? बर्फ। जैसे ही आप इसको उबालते हो, यानी गैस गर्म करते हो, वाष्प अवस्था में आ जाता है। और जैसे ही आप इसको हटा दोगे, इस पर ढक दोगे, जैसे बर्फ़ को अपने ठंडी होने के लिए रख दे तो क्या हो जाता है, जल में बदल जाएगा। भाप है, उसको उसी के ऊपर रख देंगे तो किस में बदल जाता है? जल में बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब, जो परिवर्तन का कारण था उसको हटा देंगे तो वो कौन से आ जाता है, अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। ये आपके भौतिक परिवर्तन के रीजन थे। अब नेक्स्ट भौतिक परिवर्तन के गुण देख लो। पहला है भौतिक पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे अवस्था, गंध, रंग आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण जैसे ही हटाओगे वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया था किसका, जल का। जैसे ही उसको गर्म किया तो किस में, वाष्प अवस्था में बदल जाता है। पर लेकिन जैसे अपने वाष्प अवस्था को बंद कर दे तो क्या होता है, गर्म करना बंद कर दे तो वो अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार जल को जैसे ही जमाते हो, फ्रिज में रखते हो तो क्या होता है, वो बर्फ़ जम जाती है। लेकिन जैसे ही बाहर निकालेंगे, उसको अपने उसी टेम्परेचर पर लेके आते हैं तो किस में बदल जाता है, जल में चेंज हो जाता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, ये स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। हाँ जी, भौतिक परिवर्तन में कभी नया पदार्थ नहीं बनता है, वो ही पदार्थ रहता है। ठीक है, उसकी अवस्था चेंज हो सकती है, रंग चेंज हो जाएगा। अब है नेक्स्ट रासायनिक परिवर्तन। ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। जब भी इनमें केमिकल्स का रिएक्शन करवाया जाता है तो कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर, जैसे भी जिस कारण से अपने का रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसको हटाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वे अपनी प्रारंभिक इसमें स्थिति में आ जाए। इसमें दो है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। पर भौतिक परिवर्तन में कंपल्सन है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, आपको अभी बताई गई थी, जैसे कार्बन को कोयला बोला जाता है, प्लस O2। ऑक्सीजन की स्थिति में कोई चीज़ जलती है उपस्थिति में, अदरवाइज नहीं जलती। अब जैसे इन दोनों को जलाओ, कोयले को जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये थोड़ी ना आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन अलग कर दोगे, ऑक्सीजन अलग कर दोगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आपके रासायनिक परिवर्तन थे। अब रासायनिक परिवर्तन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, रासायनिक परिवर्तन के गुण जो पढ़ चुके हैं उनको बस पॉइंटों में बनाए हुए हैं। क्या? रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। अभी एग्जाम्पल दिया था क्या, कार्बन प्लस
ऑक्सीजन CO2, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया हुई थी, क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन संपर्क कर रहे हैं यानी जला रहे हैं, तो क्या बन रहा है, CO2। यही कह रहा है कि बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक, पहले ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन थी, अलग अलग थी, इसके बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ये चीज़ बोल रहा है। प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं, फिर सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया। मोस्टली यही होता है कि जो अपने ने अभिक्रिया करवाई है उससे दोबारा पदार्थ नहीं बनते, कई चांस में होता भी है कि बन भी जाते हैं। यह परिवर्तन स्थायी होता है, C+O2 से कार्बन डाइऑक्साइड बनी ही रहेगी जब तक इसके साथ कोई और अभिक्रिया नहीं होगी। नए पदार्थ का निर्माण होता है, आपके सामने एग्जाम्पल है, कार्बन प्लस ऑक्साइड, इनकी अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया, CO2, नया पदार्थ बन गया, गैस बन गई, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपने पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, इनके चरण, इनकी विशेषताएं। देखते हैं क्या है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अणुसूत्र एवं प्रतीकों को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अणुसूत्र मतलब कितने, जो आपके परमाणु में कितने जुड़े हुए हैं वो अणु हो गए, और प्रतीक उनको किससे डिनोट किया जाता है, जैसे कार्बन को C से, हाइड्रोजन को H से, इसी प्रकार अदर्स होते हैं, प्रतीकों को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे C+O2 से क्या बना, CO2। देखा जाए ये क्या है, कार्बन है, प्रतीक किसका हो गया, कार्बन का प्रतीक क्या हो गया, C, कितने अणु है, एक अणु है। O के ऑक्सीजन कितने अणु है, दो अणु है, तो उससे अपने को जलाने पर क्या मिला, CO2, यही कह रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान, अब ये तीर का निशान है, भाग ले रहे हैं, तीर के निशान को, तीर के निशान के बाएं तरफ जो ये होती है इसे क्या बोला जाता है, क्रियाकारक कहते हैं या अभिकारक आ जाता है, ठीक है। और इस तीर के निशान अभिक्रिया की दिशा को बताते हैं। तीर का निशान ऐसे भी हो सकता है पर इसमें यही है, तीर के निशान क्या बता रहे, अभिक्रिया के दिशा आते हैं। तीर के निशान के बाद उत्पाद बनते हैं, इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद, अर्थात बनने वाला पदार्थ होता है, यानी जो इन रिएक्शन से जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। वो तीर के निशान के दाएं तरफ लिखा जाता है, यानी तीर के निशान के बाद आता है। अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के चरण। रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ चरण हैं आपके, जैसे पहले है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक, फिर निशान लगाया जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, उत्पाद को। यानी जैसे मान लो एग्जाम्पल एक C+O2, ये क्या हो गया आपका क्रियाकारक हो गया, उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे, उसके बाद उत्पाद को लिखा जाता है, ये आपका रूल है। फिर है क्रियाकारक अथवा उत्पाद संख्या को एक से अधिक होने पर, क्रियाकारक अथवा उत्पाद में संख्या, जैसे ये है कार्बन है और ऑक्सीजन है, अब दो परमाणु आ गए तो इनको क्या है, इनके बीच में प्लस का निशान लगा के इसको दर्शाया जाता है। फिर वही सेम रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही क्षय होता है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है। मतलब ना तो ये द्रव्यमान में बढ़ोतरी करते हैं ना ही कमी करते हैं, मतलब जितने इधर परमाणुओं की संख्या है उतनी ही उधर होती है। दोनों ओर के अणुओं की संख्या घटा बढ़ाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित किया जाता है। बाई चांस यहाँ पे कम ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को, जैसे यहाँ पे 2 लगा हुआ है, अब ये 2 CO2 मिल रहा है, अब यहाँ पे कितना है, C एक ही है तो यहाँ पे क्या किया, 2 लगा दिया, 2C तो हो गया, ओ कितने हो गए, 2 दूनी 4, अपने पास यहाँ पे 2 है तो 2 को यहाँ पे लगा दिया, 2 दूनी 4। इस प्रकार से इसको संतुलित कर सकते हैं। पेपर में आपके मोस्टली यही आता है कि समीकरण को क्या करो, संतुलित करो, ये 100% आता है क्वेश्चन समीकरण को संतुलित करने वाला। बाकी चरण भी आ सकते हैं। अभी नेक्स्ट चरण है इसका, अगला क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम अणुओं में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को संतुलित करते हैं। पहले अपने क्या करेंगे, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसको छोड़ देंगे, बाकी अणुओं को संतुलित कर देंगे। जैसे C3H8+O2 से क्या बन रहा है, CO2+H2 है। अब ये देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 है, पर यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, तो पता लग गया समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पे O कितने, 2 है, यहाँ पे कितने गए, O2 ये हो गए और एक ये किया, कितना हो गया, 3 हो गए। H कितने, 8, यहाँ पे कितने, सिर्फ 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने
कार्बन को संतुलित करते हैं। मतलब कार्बन कितनी है यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितनी है 1, तो अपने किससे मल्टीप्लाई कर दे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 कितने हो गए कार्बन, कार्बन तो पूरे हो गए जी। अब देखो O2 के साथ भी लगे तो 3O2 यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6, अपने पास O कितने मिल चुके हैं 6 मिल गए। पर अपने को अभी यहाँ पे देखो O 6 मिल गया यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गए ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं, प्लस H2O। H कितने हैं यहाँ पे देखो 8 है पर यहाँ पे कितने है सिर्फ 2 है, H2 है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 दूनी 8। अब गिन लो O कितने O2 6 तो ये हो गए, 4 O ये हो गए, 6 और 4 10 O मिल गए अपने को। इधर उत्पाद में 10 O यानी 10 ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के अणु है, तो क्या करेंगे इधर यहाँ पे कितने ऑलरेडी 2 तो है, 10 में 2 का डिवाइड कर दोगे कितना आ गया 5 यानी 5 ओके O2। अब देखो संतुलित है C3 है, H कितने है 8 है, 4 दूनी 8, 8 है 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 ये रहे O और 4 ये रहे ऑक्सीजन, यानी 6 और 4 कितने हो गए 10 पूरे हो गए। अगली कार्य समीकरण को संतुलित होने के बाद विकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए जो आपके ठोस होते हैं सॉलिड होते हैं उसको S से, द्रव लिक्विड व गैस को किससे लिखते हैं G से लिखा जाता है। जैसे कार्बन क्या होता है सॉलिड अवस्था में होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और CO2 भी क्या होती है गैस होती है। इसको इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट देखो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान लगाया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो बोला था ना आपको कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि भाई वो बहुत उसी परिवर्तन को अगर चेंज करने पर वो दोबारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय है। तो अगर जो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है उसको निशान इस प्रकार से लगाया जाता है। मतलब इसको यहाँ इधर से लेके जो इधर भी लिख सकती हैं उल्टा भी लिख सकती हैं, इसका कहने का मतलब ये होता है। फिर अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक दाब व ताप को तीर के निशान में लिखते हैं। जैसे अपने बोल देते हैं कितना 893 केल्विन लगा, तो ताप को इसके बीच में तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के साथ क्रमशः किसका ऊष्माक्षेपी है तो प्लस, ऊष्माशोषी है तो माइनस का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा का चिन्ह है इस प्रकार से होता है, जो मैथ में अपने क्या बोलते हैं इसको त्रिभुज का, और वैसे इसको डेल बोला जाता है। अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान से यूज़ किया जाता है। जैसे मोस्टली निकल उत्प्रेरक का काम करता है, तो उत्प्रेरक का काम करता है तो उसके तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। आज की क्लास में इतना ही है आपका। आगे करेंगे नेक्स्ट में रासायनिक समीकरण के चरण आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नहीं तो संतुलित समीकरण करने वाला तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।